Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 28 of USA history. In this very lecture, we will cover about the topic of 14th Amendment of the Constitution and 15th Amendment of the Constitution. मतलब यूएसए में हम लोग देखते हैं कि और बेसिकली जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जाहिर है मतलब कभी ना कभी अमेंडमेंट्स हुई तो होंगी। तो आज तक हम लोग देखते हैं कि यूएसए की हिस्ट्री में ना 1774 से लेकर आज तक 2025 तक टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? 27 ओनली। सिर्फ पाकिस्तान की अगर 77 ईयर की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं तकरीबन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देखें तो जब हम लोग 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि तकरीबन 100+ में जो है ना यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में तब्दीली की गई। तो देखें यही जो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना यूएसए की हिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ना टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। अच्छा याद रखिएगा जो बिल ऑफ राइट्स हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था 10 जिसमें अमेंडमेंट हुई थी, वो एक्चुअली में मतलब स्लेवरी से रिलेटेड थी, लोगों के राइट से रिलेटेड थी। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि 14 और प्लस 15 अमेंडमेंट क्या है और इनके बारे में क्या यूएसए की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। याद रखिएगा जो 14th अमेंडमेंट हुई थी ना उसमें जो है ना ये कब पेश की गई थी? 1866 में ये अमेंडमेंट हुई थी। फर्स्ट सेक्शन जो अमेंड किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फर्स्ट सेक्शन जो था ना वो बेसिकली किससे रिलेटेड था? सिटीजनशिप से रिलेटेड था कि हर पर्सन जो है ना वो नेचुरलाइज यूएसए का सिटीजन होगा बाय बॉर्न, ठीक है, या बाय बर्थ। इसमें जो है ना स्टेट उसको रेजिडेंस भी प्रोवाइड करेगी और इसके अलावा स्टेट जो है ना इस तरह की लॉज भी बनाएगी कि जिससे जो है ना लोगों को राइट्स भी मिलेंगी, प्रिविलेजेस भी मिलेंगी और इसके अलावा किसी भी पर्सन को हम लोग उसकी लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी से हम लोग उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने उसका सेशन अमेंड किया गया वो था कि हम लोग किस तरीके से ना स्टेट्स जो है ना वो डिनाई करेगी कि लोगों को अगर स्टेट जो है ना लोगों को राइट टू वोट नहीं दे रही, यानी मेल सिटीजन्स को वोट से डिनाई कर रही है, तो उसमें जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो सीट्स को किस तरह से लूज़ करेगा, यानी सीट्स से रिलेटेड फिर उसमें एम्बिग्विटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड सेक्शन को क्यों अमेंड किया गया। ये डिस्कस करता था कि लोगों को क्या लोग जो है ना वो अपने वर्क से रिलेटेड मतलब कोई इस तरह की डिमांड्स नहीं करेंगे या अगर डिमांड्स करेंगे भी तो वो अपना ओथ सबमिट कराएंगे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं करेंगे और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली लाएंगे और ना ही मतलब इससे रिलेटेड कोई भी इस तरह की कानून साजिश करेंगे कि जिससे मतलब इदारों की साख को नुकसान पहुंचे। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रोहिबिशन की जाएगी कि स्टेट की जो असाइनमेंट्स हैं ना वो किस तरह से सबमिट की जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अदर सेक्शंस जो थे ना उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो किस तरह से कॉन्फिगरेट की डेट को पे करेगी। सेनेट में ये पास हुआ 1866 को ये अमेंडमेंट। इसमें जो है ना एंड्रयू जॉनसन जो थे ना उसने ये अमेंडमेंट्स 14 पास की। एंड्रयू जॉनसन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंशियल टेन्योर किसका है? एंड्रयू जॉनसन का है। ठीक है, इसमें हम लोग एंड्रयू जॉनसन का देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से 14 अमेंडमेंट को सक्सेसफुली पास करवाया सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, प्रेसिडेंट जॉनसन की फिर इम्पीचमेंट का ट्रायल किस तरीके से होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि उसने किस तरह से ना मतलब इम्पावर किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, उसके मतलब ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी उसने ना कोई मिसकंडक्ट किए थे जिसकी वजह से उसका इम्पीचमेंट ट्रायल चला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इम्पीच जो प्रेसिडेंट है ना यूएसए की हिस्ट्री में वो भी आप लोगों ने याद करने हैं कि कौन कौन से हैं। याद रखिएगा जो निक्सन प्रेसिडेंट है ना वो जस्ट बिफोर द इम्पीचमेंट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और याद रखिएगा ट्रम्प को ना ट्वाइस मतलब 2 टाइम उनको इम्पीच किया गया है ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। ठीक है, रीज़न क्या थी इसकी इम्पीचमेंट की? उसने ना मतलब ऑफिस के कुछ एक्ट्स को ब्रेक किया था। उसके अलावा मतलब उसकी स्पीचेस जो थी ना वो कांग्रेस की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है, इसमें जो है ना 15th अमेंडमेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी है? मैंने कल भी बताया था कि मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी 15
15th और 14th अमेंडमेंट के बारे में। 14th अमेंडमेंट जो है ना वो किससे रिलेटेड है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कब पास हुई थी। 15th अमेंडमेंट 1869 को पास हुई थी। 18th अमेंडमेंट ये वाली कब पास हुई थी, ये याद रखते हैं दोनों डेट्स। 1866 को 14th अमेंडमेंट पास होती है, उसके सेक्शंस भी आप लोग याद कर लेंगे। 15th अमेंडमेंट कब पास होती है, 1869 को पास होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रपोज्ड अमेंडमेंट पास की गई कि क्या होगा कि हम लोग ना मतलब एक इस तरह की प्लीज़ और सिटीजन्स राइट को पास करेंगे जो मतलब लोगों को राइट टू वोट देंगे, और ये कि उस रेस में यानी किसी भी सिटीजन्स को मतलब ये नहीं कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये लोग वोट करेंगे ये लोग नहीं करेंगे। इस अमेंडमेंट में भी स्पेसिफिकली मतलब जो चीज़ टारगेट की गई यानी राइट टू वोट टारगेट किया गया। अच्छा याद रखिएगा, हम लोग यूएसए की हिस्ट्री में कू क्लक्स क्लैन का जिक्र करते हैं। ये कू क्लक्स क्लैन जो है ना ये क्या है और इसको यूएसए की हिस्ट्री में क्या अहमियत है। कू क्लक्स क्लैन, ठीक है, ये एक ग्रुप था। ठीक है, इसकी यूएसए की हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे हम लोग। ये जो है ना सीक्रेट ग्रुप होता है, ये किसके अगेंस्ट आता था, राइट इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ब्लैक, मतलब लोगों को जो ब्लैक्स है ना उनको इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन और प्रिविलेज क्यों दी जा रही है। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाया गया था और ये किन के अगेंस्ट काम करता था, यानी स्लेव्स को, ब्लैक्स को, अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स क्यों मिल रहे हैं उन लोगों के जो वाइट्स हैं, ठीक है, जो उनसे बढ़ता है। उसके अलावा देखें कि ये वाइट सदरन थे, ये किस चीज़ को थ्रेट करते थे कि ब्लैक्स को इक्वल राइट नहीं मिलने चाहिए, ये वाइट के फेवर में थे। और उसके अलावा जो कू क्लक्स क्लैन था ना, ये नाइट ऑफ कमीला का एक मेंबर था। ठीक है, इसकी ब्रदरहुड ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। ये कब वजूद में आया, 1866 में ये वजूद में आया, और ये किसको अपोज करते थे कि निग्रोज की इक्वालिटी को ये अपोज करते थे। इसमें जो थे ना ये वाइट मेंस ऑफ गवर्नमेंट की फेवर में थे। कू क्लक्स क्लैन जो था ना के ये नेम्ड इसलिए रखा गया क्योंकि यूएसए में उस वक्त जो थी ना गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड थी और ये सुप्रीमेसी ऑफ वाइट से रिलेटेड काम करते थे। एंटी सेमिटिज्म थे, एंटी कैथोलिज्म थे, रेसिज्म थे, होमोफोबिक थे और एंटी कम्युनिज्म थे, और इससे मतलब वाइट की सुप्रीमेसी से रिलेटेड काम करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये क्यों ऑर्गेनाइज वे में काम करते थे। कू क्लक्स क्लैन का याद रखना है, ये बने कब थे, किसके अगेंस्ट काम करते थे और किसके फेवर में काम करते थे। ठीक है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कू क्लक्स क्लैन जो था ना वो किससे रिलेटेड था और ये कैसे काम करता था और रन किस तरह किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा जो विक्टोरिया वुडहुल है ना, ठीक है, ये वुमेन्स यूएसए की प्रेसिडेंसी में विक्टोरिया वुडहुल जो है ना वो वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। ठीक है, यूएसए की हिस्ट्री में जस्ट यही सिंगल वुमेन है जिन्होंने सर्व किया। इन्होंने कब सर्व किया था, 1872 में ये यूएसए की प्रेसिडेंट बनती हैं। ठीक है, विक्टोरिया वुडहुल। ठीक है, शी वॉज एट द एज ऑफ 33 जब ये प्रेसिडेंसी संभालती है तो इनकी एज 33 ईयर होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वुडहुल को ना इलेक्टोरल वोट नहीं मिले थे, उन्होंने मतलब पॉपुलर वोट लेके प्रेसिडेंसी हासिल की थी। ठीक है, और अमेरिकन हिस्ट्री में फिर पॉपुलर वोट्स को इतनी ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइज नेशन कब बनते हैं, अच्छा याद रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है ना यूएसए किस तरह बनता है और मतलब ये कब से कब तक बनता है। ठीक है, याद रखिएगा 1877 के बाद 2000 तक यूएसए जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, इसमें जो है ना यूएसए स्पेसिफिकली अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करता है, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, और इसी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, वाइड स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। शिकागो सिटी को मतलब न्यू सिटी कंसिडर किया जाता है और ये इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज रन की जा रही होती हैं। ठीक है, सिविल वॉर पे रीमॉडल करती है। ऑल द नॉर्थ और साउथ की डिबेट होती है। सिविल वॉर को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, काइंडली अगर आप लोगों ने सिविल वॉर नहीं देखा तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए सिविल वॉर से रिलेटेड नॉर्थ और साउथ की जो हुई थी वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। काइंडली आप लोग यूएसए हिस्ट्री की इसी प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन ने इन्वेंशंस कौन कौन सी की हैं। ठीक है, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने कौन कौन से इस तरह के काम किए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इजाद किया।
वोमेंस को भी फैक्ट्रीज में जॉब मिलने लगी। हेनरी फोर्ड ने अपना इंजन बनाया, उसके अलावा सीरस डब्ल्यू फील्ड ने टेलीग्राफ इजाद किया, ठीक है। उसके बाद 1885 में जर्मन इंजीनियर गॉटलीब ने क्या किया, ये इंजन बनाया गैसोलीन से चलने वाला, ठीक है। उसके बाद वुमेन के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। 1868 में टाइपराइटर की इजाद हुई, ठीक है। ये कहेंगे अगर आप लोग मतलब इनको लिख लेंगे तो ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए रहेंगे आपके पास, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी यूएसए मालामाल था, ठीक है। इसमें हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं जो है मॉनरो डॉक्ट्राइन, ठीक है। मॉनरो डॉक्ट्राइन का देख लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड था, ठीक है। मॉनरो डॉक्ट्राइन जो था ना, लास्ट जो CSS की अभी अटैम्प्ट 2025 की आई है, ठीक है, उसमें मॉनरो डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा हुआ था। ये किससे रिलेटेड है और इसके मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मॉनरो डॉक्ट्राइन पूछा हुआ था 10 मार्क्स का, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मॉनरो डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड था और इसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। ये है मॉनरो डॉक्ट्राइन, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन पावर्स जो थी ना वो मॉनरो डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली चल रही थी, ठीक है। वो ऑब्लिगेट कर रहे थे कि किस तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएसए जो है ना वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखेगा। इसमें जेम्स मॉनरो जो है ना 1823 में एक एनुअल मैसेज देते हैं कि किस तरह से मॉनरो डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया जाएगा। उसका स्पेसिफिक पर्पस ये होगा कि यूरोपियंस को वार्न करना कि हम लोग अब किसी भी इंटरफेरेंस से दूर रहेंगे और इसके अलावा वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जितने भी अफेयर्स हैं ना हम लोग उससे भी दूर रहेंगे। इसके मेन पॉइंट्स ये थे कि यूएसए जो है ना यूरोपियन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। यही मॉनरो डॉक्ट्राइन का मकसद क्या था कि यूरोपियन जितनी भी अफेयर्स है ना उसमें अब यूएसए जो है ना कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसकी इंटरफेरेंस जो थी ना अब ख़त्म, वो अपने किसके ऊपर फोकस करेगा, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करेगा, अपनी प्रोग्रेसिविज्म के ऊपर फोकस करेगा, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो अप करेगा, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि वर्ल्ड जो है ना जितनी भी यूएसए की रीऑर्गेनाइजिंग कॉलोनीज़ है ना उसको हम लोग किस तरह से एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़ को यानी देखेंगे अब जितनी भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी ना, ठीक है, उनके ऊपर मतलब कोई तशद्दुद नहीं होगा, उनके ऊपर हम लोग किसी तरह की कोई कदम नहीं लगाएंगे और इसके अलावा यूएसए जो है ना उन कॉलोनीज़ में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मॉनरो डॉक्ट्राइन का ये मकसद था, ठीक है। एक तो यूरोपियन मार्केट पे हम लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की जितनी कॉलोनीज़ हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कॉलोनीज़ या जो भी फ्यूचर कॉलोनीज़ होंगी ना वो मतलब क्लोज कर दी जाएंगी वेस्टर्न साइड के ऊपर। दूसरा ये कि यूरोपियन पावर जो थी ना वो किस तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी जो भी अमेरिकन के अफेयर होंगे और इसको होलिस्टिक वे में डिस्कस किया गया, ठीक है। फर्दर कॉलोनाइजेशन जो थी ना अमेरिका की यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, यानी अमेरिका के अंदर कॉलोनियल टाइम पीरियड के को प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं मॉनरो डॉक्ट्राइन का मकसद था, ठीक है। मॉनरो डॉक्ट्राइन जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है कि किस तरह से यूएसए जो है ना एज अ वर्ल्ड पावर बनता है 20th सेंचुरी की, सोल सुपर पावर बनता है। क्यों? जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है तो यूएसए जो है ना वो सोल सुपर पावर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्रेसिविज्म का टाइम पीरियड आता है। प्रोग्रेसिविज्म में हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज किस तरह से ग्रो करती हैं, इसमें जो है ना मतलब सोर्स ऑफ चेंजेस लाया जाता है, करप्शन को इरेडिकेट किया जाता है और ऑफिस में इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं कि लोगों को करप्शन के किसी भी मौके से दूर रखा जाए और ये कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट सब लेवल्स बनाएंगे हुकूमत की तरक्की के लिए, ठीक है। इसमें जो है ना प्रोग्रेसिविज्म में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लेबर की रिफॉर्म्स की गई, चाइल्ड लेबर के लिए रिफॉर्म्स की गई, वुमेन लेबर की रिफॉर्म्स की गई, स्पेसिफिकली लेबर्स की रिफॉर्म की गई, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जॉन एडम्स ने ना क्या इस्टेब्लिश किया, जुवेनाइल प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस बनाई ताकि चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सके। उसके अलावा वुमेन को मतलब फैक्ट्री में किस तरह से काम के लिए काम का बर्डन उनके ऊपर कम होगा, उनको वेजेस किस तरह से दी जाएंगी, लेबर की रिफॉर्म्स किस तरह की जाएंगी, लेबर डे किस तरह मनाया जाएगा। शिकागो में ना लोगों से ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम लिया जाता है लेकिन उनको उनकी मेहनत के बरक्स मुआवजा कम दिया जाता था, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर नंबर 28 आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने मतलब जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने उनसे रिलेटेड आप लोगों को बताया है। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।